हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, बहुत दिनों बाद फिर से मैं वापस आ गया। आपको लगा कि पूरा लेक्चर होगा कि नहीं होगा, बट मैं वापस आ गया हूं वैसे ही जैसे 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 हमारे यहाँ एक खुशी की लहर आ गई कि अब हम वापस से ऑफलाइन क्लासेस चला सकते हैं। बिकॉज आई वॉज लाइक मैं तड़प रहा था। आई मीन कि ये स्टार्ट जल्दी से हो एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये सब कुछ वापस से स्टार्ट हो गया और मेरे में वही एनर्जी आ गई वापस से जो पहले से थी। बिकॉज कोरोना ने थोड़ा सा मुझे परेशान किया था, पर अब बिल्कुल वापस से मजा आने वाला है। और इत्तेफाक से आज मैं जो बात करने वाला हूं वो भी एनर्जी की है। बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, कैलकुलेशन के बारे में बात की थी। अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फोर्स एंड एनर्जी। तो फोर्स की हम बात कर चुके हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, और वो सिस्टम की होती है, ये याद रखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट potential energy because of electrostatic interaction. सबसे पहले अगर अब मैंने जैसे बोला कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है, तो केवल एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो इट इज अ क्वेश्चन विच इज ऑफ नो यूज, बिकॉज ये हमारे लिए मीनिंगलेस क्वेश्चन है। हम कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। बट इफ समबडी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा साइंस खेल रहा हो कि भैया बताओ मुझे होती कितनी है, तो मैं कह दूंगा भैया कि ये पॉइंट चार्ज इज मेड अप ऑफ मल्टीपल स्मॉलर पॉइंट चार्जेस और बहुत पास रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होती है। पर ये सब बकवास नहीं करनी है। फॉर अस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू से कि इट इज नॉट डिफाइंड। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, इट मस्ट हैव एटलीस्ट टू चार्ज पार्टिकल्स। टू चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि कितनी कैपेबिलिटी है इसमें काम करने की। ठीक है, तो हम इसको सोचने का दो तरीके होते हैं, दो तरीके। अगर मान लो एक सिस्टम है, एक सिस्टम हमने बात कर रहे हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम इसको तरीका दो तरीके से सोचते हैं। नंबर वन इज हिस्ट्री मेथड, नंबर टू इज फ्यूचर मेथड। व्हाट इज हिस्ट्री मेथड? हिस्ट्री मेथड कहता है कि अगर ये सिस्टम नहीं था, अगर ये सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, ये सिस्टम था ही नहीं, और इस सिस्टम को बनाने के लिए मैंने जितनी जद्दोजहद की, जितनी मेहनत की, जितना एफर्ट लगाया, मेरा सारा का सारा काम इसमें स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी फ्रॉम नथिंग टू मेक अ सिस्टम, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। एंड अदर वे अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तो वो सिस्टम जो था, उस सिस्टम को मैंने कहा तू जा जो करना है कर, और वो करते 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 खत्म हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम कहेंगे कि इस सिस्टम ने जो था उससे नथिंग होने में जितना इसने काम किया है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। You get my point? Suppose you want to know how much money I have right now, there are two ways. Either you see my past कि भैया बचपन से लेके आज तक इस बंदे ने कितने पैसे बनाए हैं, वो सारा कैलकुलेट कर लो तो मेरे पास पैसे हो गए, या अभी से आप मुझे लास्ट तक देखें और मैं कितने खर्च कर दे रहा हूं, वो मेरे पास पैसे हो गए। इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड इंपॉर्टेंटली पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी मच रिक्वायर्ड when we need to calculate work done by conservative forces. We'll talk about them, but now without wasting time अपन potential energy of a electrostatic system की बात करते हैं। सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सिंगल पार्टिकल की कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो हम कहेंगे भैया मेरे लिए तुम लोग बड़े तेज हो, मेरे लिए है नॉट डिफाइंड। बिकॉज कम से कम दो पार्टिकल होने चाहिए। अगर सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। दूसरा, अगर मैं टू पार्टिकल सिस्टम की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखे हुए हैं। Q2 ये है, Q1 ये है, और इनकी का सेपरेशन इनफाइनाइट है। वी टेक अ रेफरेंस कि U इसका जीरो है, बिकॉज हमारे कॉमन सेंस का मैच करता है कि दो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइटली दूर रखे हों तो उनकी पोटेंशियल कुछ काम नहीं कर सकते, उनकी पोटेंशियल जीरो है। तो अब यहां से अब हम अगर बात करें फाइनली कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पे रखे हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई K Q1 Q2 बाई आर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कभी दिशा विशा की बात नहीं करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी
हमेशा सिस्टम की होगी। मेरी बात समझ रहे? पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछेगा तो कोई पूछेगा पोटेंशियल निकालो, पर किसकी? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। और दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर KQ1Q2/R इज द फॉर्मूला एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ चार्जेस विद साइन। ये गलती मत करिएगा, चार्जेस की वैल्यू विद साइन रखिएगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी फर्स्ट फॉर्मूला बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का मेन यूज क्या है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जब भी आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या सिस्टम का वर्क डन निकालना होगा तो उसका तरीका होगा जो चार्ज पार्टिकल है Q गेस्ट वाला, जो गेस्ट वाला हमारे पास है, अगर हम उसकी बात करें तो वो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है E, तो QE.dl हमारे पास ये वर्क डन निकालने का तरीका था पहले। अब हमारे पास नया तरीका है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम कभी भी निकालना हो तो अगर आपको U का फॉर्मूला पता है तो UI माइनस UF इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूज कहां करेंगे? जब भी आपको किसी सवाल में कोई बोले कि काम कितना किया है सिस्टम ने, एक्सटर्नल एजेंट ने काम कितना किया है, स्पीड कितनी आई है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, तो याद रख लेना कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं तो मैं 2-3 सवाल करके कोशिश करता हूं, अच्छे सवाल करता हूं जिससे हमें सवाल करने में समझ में आएगी क्या है और कैसे हम सोचेंगे सवालों को। तो एक सवाल मैं अच्छा सा सवाल लेके करता हूं इस फॉर्मूले का, इसका फॉर्मूला है KQ1Q2/R। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन और समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली आई एम टेकिंग अ गुड एग्जाम्पल हियर, मैं यहां पर एक अच्छा सवाल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस सवाल की बात करते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से Q का पॉइंट चार्ज है, उससे इनफाइनाइट दूरी पर, लेकिन उसकी लाइन से d डिस्टेंस ऊपर -Q का एक चार्ज है, ठीक है, -Q का एक चार्ज है और इसका मास m है और इसको v वेलोसिटी दी गई है। अब वो पूछ रहा है कि हाउ क्लोज इट कैन बी विद दिस Q चार्ज। ऊपर इनफाइनाइट सेपरेशन है, अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ग्रेविटेशन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको ग्रेविटेशन में इसको फ्लाई बाई कहते हैं। लेट्स सी क्या कहना चाह रहा हूं। Q का चार्ज, -Q का चार्ज, d डिस्टेंस v वेलोसिटी से फेंका गया। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क, -Q चार्ज है, कैपिटल Q, ये स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज है, उधर -Q है, क्या ये अट्रैक्ट कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसको इधर ही फेंका गया है। क्या लगता है आपको, इज देयर एनी चांस कि इसमें घुस जाए? इज देयर एनी चांस कि इसमें घुस जाए? बताइए बताइए बताइए, लग क्या रहा है? घुस सकता है क्या? Q के अंदर जाके घुस जाएगा, इसके अंदर Q में जाके टकराने के चांसेस हैं? क्या लगता है आपको? जस्ट थिंक ओवर इट, क्या वो टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता है? इसके बारे में सोच के बताइए। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? जल्दी से आंसर बताओ। मन में सोच लिया आपने? आंसर है कि ये कभी नहीं टकराएगा, चाहे कितना भी v दिया जाए, इट इज नॉट गोइंग टू कोलाइड अंटिल v इज नॉन जीरो। v की वैल्यू 0 कर दोगे तो भैया छोड़ा ही है, तो चलता हुआ चला आएगा उसकी तरफ। v कुछ भी दोगे तो ये नहीं टकराएगा। रीजन समझते हैं। जब भी कोई इस तरह का सवाल पूछे, मिनिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन, ब्ला ब्लू ब्लू, जो भी सवाल ये पूछ रहा है उसमें हमारे पास सिर्फ 3 चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना है। आपके जितने भी मोशन के सवाल हो लाइफ में कहीं पर भी आए, 3 चीजें सोचनी है आपको। नंबर 1 आपको सोचना है मोमेंटम कंजर्वेशन की बात, नंबर 2 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात, नंबर 3 मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात। ये 3 बातों के अलावा कोई भी दुनिया का सवाल में, एनालिसिस में कोई चीज नहीं इस्तेमाल होगी, लेकिन सोच लेना कि क्या ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया गया, इसको फिक्स्ड रखा गया। मैंने इन दोनों को ही सिस्टम मान लिया, इन दोनों को ही सिस्टम मान लिया, इन दोनों को ही सिस्टम मान लिया। मैं पूछ रहा हूं सवाल, क्या कोई बाहरी फोर्स है? क्या कोई बाहरी फोर्स? ये एक सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या कोई बाहरी फोर्स है? हाँ, है कोई बाहरी फोर्स?
लग रहा है कि नहीं है सर, कोई भारी फोर्स नहीं है भारी फोर्स। जब आपने इसको फिक्स्ड किया हुआ है तो फिक्स्ड करने के लिए कोई पकड़ के बैठा होगा ना भैया, वो दिख नहीं रहा है पर कील ठोकी होगी, कुछ हुआ होगा तो भारी फोर्स है। तो यानी इस सवाल में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगने वाला, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगने वाला क्योंकि बाहरी फोर्स आ गया। क्या सोचने का तरीका समझ में आया? बिकॉज इट इज यूजफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब फिजिक्स सॉरी एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स, जब भी कोई सवाल आए किसी भी टॉपिक में, तो हाउ डू यू थिंक कि मोमेंटम कंजर्व कराएं कि ना कराएं? तो आप सिस्टम बनाइए, पहले देखिए कि बाहरी फोर्स है कि नहीं है। आपने नोटिस किया बाहरी फोर्स है, ध्यान से देखिएगा, कई बार दिखता नहीं है, बाहरी फोर्स है, ठीक है। तो भैया मोमेंटम तो हमारा कंजर्व हो गया। अब बात हुई एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब भी हम बात करते हैं तो वी हैव टू सी कि क्या इस सिस्टम पे कोई टॉर्क है कि नहीं है, एंड टॉर्क इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट। तो अगर मैं देखूं इस माइनस क्यू को, तो क्या इस माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा प्लस क्यू की तरफ है? माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है क्या वो हमेशा प्लस क्यू की तरफ है? तो इसका मतलब है फोर्स हमेशा माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स हमेशा प्लस क्यू के तरफ लगेगा। इसका मतलब है उसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन प्लस क्यू से पास कर रहा है। इसका मतलब है कि टॉर्क अबाउट प्लस क्यू वाले पॉइंट पर जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और जैसे ही टॉर्क जीरो होगा वी कैन से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा। ये बिल्कुल लगने वाला है। सवाल में एक चीज तो पता चली कि करना क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तीसरा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं? मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व होती है जब सिस्टम के बाहरी किसी फोर्स ने, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ने या बाहरी फोर्सेस ने काम ना किया हो। तो क्या इस सिस्टम में बाहरी फोर्स था? हाँ था सर, जो फिक्स किया था। तो सर कैसे लगाऊं मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? मैंने कहा बाहरी फोर्स था, समझना पे, बाहरी फोर्स था पर वो फोर्स काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट यही वाला है और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यानी वो फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली तो उसका वर्क डन जीरो होगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यानी यही दो चीजें आ गई जो हम लगा सकते हैं। अब बात आई कि सर होगा क्या, टकराएगा कि नहीं टकराएगा? अगर हल्का सा भी लाइफ में कंफ्यूजन हो कि सर लग नहीं रहा कि टकराएगा नहीं टकराएगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बहुत सिंपल सी बात है, आप मानिए नहीं टकराएगा और यूज प्रॉपर फिजिक्स। अपने आप अगर उस सेपरेशन मिनिमम जीरो आ जाएगा तो कह देंगे भैया टकरा जाएगा, पर इस सवाल में नहीं टकराएगा। लेट्स ट्राई इट। तो मैंने कहा ये भैया ऐसे जाएगा 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 जाएगा, यू निकल जाएगा, मान लो ऐसे निकल जाएगा। दिस इज अ पाथ। इसका पाथ जो है हमारे पास, मैं इसका पाथ का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं। इसका पाथ मैंने बनाया कि ये ऐसे गया और ये ऐसे निकला। दिस इज द पाथ। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे पाथ में गया। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जब वो इसके से इसकी वेलोसिटी इस लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाएगी v1, और ये है हमारा दूरी जिसका नाम है आंसर। आंसर जो है यानी मिनिमम डिस्टेंस, उससे v1 परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उससे क्लोज नहीं आ सकता। तो ये क्लोजेस्ट पॉइंट की परिभाषा हो गई, याद रखिएगा। अब आपने कहा हमारे कितने अननोन मैंने माने? एक मैंने v1 माना और एक मैंने आंसर माना। तो मैंने देखा यार दो अननोन मैंने एज्यूम कर लिए हैं, तो दो अननोन के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। डू वी हैव टू इक्वेशन? Do we have two equation? Yes, we have two equation, angular momentum conservation and mechanical energy conservation. इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, angular momentum conservation. Initial angular momentum इस पॉइंट के अबाउट था। I hope you can see it is mvd. मैग्नीट्यूड, दिशा तो बदली नहीं रही है। फाइनल angular momentum था mv1 into आंसर। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, एंड बाय दिस equation you can see answer can never be zero because right side में नॉन जीरो नंबर है, ये नॉन जीरो, तो आंसर को क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो, यानी कि कभी भी नहीं टकराएगा। इससे एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता था कि टकराएगा नहीं टकराएगा, गेस मारते रहते खराब हो जाता। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सोचते तो समझ में आ जाता कि ये कभी भी नहीं टकराएगा। जितना भी तेज फेंको, जितना भी धीरे फेंको, नॉन जीरो फेंकना चाहिए। ऑब्वियसली v जीरो कर दोगे तो टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन। नाउ द सेकंड इक्वेशन,
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? के प्लस पी लिखते हैं। इनिशियली के कितनी थी? इनिशियली के थी हाफ एम वी स्क्वेयर, पी कितनी थी? दोनों की दूरी इनफाइनाइट है, 0। फाइनली लिखते हैं के कितनी थी? हाफ एम v1 स्क्वेयर, v1 स्क्वेयर जो हमने मानी, प्लस के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय आंसर। सो आई होप वी हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन। सॉल्व कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो ठीक, तुम्हारी मर्जी, पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो क्या सीखा हमने? इस एक सवाल से हमने बहुत कुछ सीखा। इस एक सवाल से हमने सीखा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, और कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। और इन किसी भी प्रोसेस वाले सवाल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इन 3 इक्वेशन के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। कभी भी किसी प्रोसेस की बात करेगा, इन 3 इक्वेशन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, और इनके अलावा हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। Whenever somebody is asking about process कि ये हो रहा है, ठीक है मेरी बात, तो उस प्रोसेस में इन 3 इक्वेशन का यूज करते रहेंगे, we can get the answer. I hope it is clear. Now I'll come back to the original thing. अगली ओरिजिनल थिंग पे आते हैं हम यहाँ पे, तो देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। 2 चार्ज पार्टिकल की तो मैंने आपको याद दिला दी, के Q1 Q2 बाय आर हो गई। अगर 3 होंगे, 5 होंगे, कंटिन्यूअस होगा तो कैसे निकालेंगे? लेट्स ट्राई इट आउट। तो अगर मेरे पास, मैं सिंपल दिखा रहा हूं तरीका, जैसे Q1 यहां रखा हुआ है, Q2 यहां रखा हुआ है, Q3 यहां रखा हुआ है, तो और इनके बीच का डिस्टेंस ए है। इसने कहा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू सी हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। 3 चार्जेस हैं, बेसिक मैथमेटिक्स 3c2, 3 पेयर्स बनेंगे। 3 पेयर्स दिख रहे हैं क्या आपको? दिस इज 1 पेयर, दिस इज अनदर पेयर, this is another pair, 3 pairs, and write down the potential energy of these 3 pairs and get the answer। यानी आंसर आ गया कि Q1 Q2 by A plus K Q1 Q3 by A plus K Q2 Q3 by A। तो this is the idea। जितने पेयर्स दिखाई दे उन सब की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। एक और एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। लेट्स से वी हैव अ क्यूब, एक क्यूब है हमारे पास, और इस क्यूब में हर जगह चार्ज Q Q Q Q Q Q Q Q रखा हुआ है, और हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अब आप देखिए कितने चार्ज है हमारे पास। क्यूब के वर्टिसेस की बात करें तो 8 चार्ज हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर? 8c2। 8c2 यानी 8 × 7/2 यानी 28 पेयर बनेंगे। अगर आपने मिस किया तो गड़बड़ होने वाला था, तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि मेरे को 28 पेयर बनाने हैं। 28 पेयर में देखते हैं। पहले वो पेयर्स की बात करें जिनके बीच का डिस्टेंस a है। ऐसे कितनी एजेस हैं? 12। तो 12 एजेस की बात करें, साइड लेंथ मान लो a दे रखी है, तो पहले 12 टर्म हो गए KQQ बाय a। इज इट क्लियर? ऐसे 12 पेयर हो गए। अगर मैं एक फेस में डायगोनल्स देखूं तो हर फेस में 2 डायगोनल है, एक ऐसा फेस में डायगोनल 2 हैं, तो यानी 6 फेसेस हैं। तो ऐसे मेरे पास 12 पेयर और आ गए, तो हमारे पास आ गया 12 KQQ by A√2। I hope you can see the separation is A√2। Now the third possibility, body diagonals। body diagonals कितने हैं? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच, इससे इसके बीच, इससे इसके बीच 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। तो यानी कि +4 KQQ by A√3। I hope the gap is A√3 is clear to you guys। So this is how you have to write potential energy। It's a very simple thing। You can write potential energy like that। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, 3 ही फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी में जो आपको याद रखने हैं। ये पहला, दूसरा, पहला हमने बात कर ली, दूसरा तीसरे की हम बात करने वाले हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट अनदर पेज पे मूव करते हैं। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जो सेकंड फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये Q चार्ज दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो इसकी रेडियस r है, चार्ज ये है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला
याद रख लीजिएगा, दिस इज U इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाई 2R। के क्यू स्क्वायर बाई 2R इज द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला है U बराबर 3/5 के क्यू स्क्वेयर बाई R। ये दोनों का फॉर्मूला, इसमें 3/5, इसमें के क्यू स्क्वायर बाई 2R। दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। अब इन पर सवाल कैसा आता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन पर सवाल कैसा आता है कि के क्यू का यूज कैसे करेंगे, क्या सवाल आता है, तो इन पे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं सारे सवाल पूछ लेता हूं आपसे, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और इसका क्या फॉर्मूला, कहां इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू। याद रहेगा फॉर्मूला? याद रख लेना, नहीं याद है धीरे करके याद कर लो, पर याद रखना जरूरी है। तो U is equal to के क्यू स्क्वायर बाई 2R is the formula of the spherical shell. Now they will give us a system of this. वो हमें एक सिस्टम देंगे, वो कहेंगे भैया हमारे पास है एक स्फेरिकल शेल और एक है दूसरा स्फेरिकल शेल। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज Q है, इसके ऊपर 3Q है, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस 5R मान लिया, रैंडम कुछ भी 5R है। उसने बोला कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। तो यहां पे कितनी चीजें हैं? दो चीजें। अब एक बात समझिए, एक है स्फेरिकल शेल अंदर वाला, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, एक है बाहर वाला, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। स्केलर क्वांटिटी है, सीधे ऐड करेंगे। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब दोनों ये साथ में है तो आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। यानी दो स्फेरिकल शेल हैं तो आपको तीन टर्म लिखने पड़ेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर प्लस म्यूचुअल एनर्जी ऑफ बोथ, म्यूचुअल एनर्जी ऑफ बोथ। ये तीन टर्म लिखने पड़ेंगे। अगर तीन होंगे तो क्या लिखने पड़ेंगे? मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो यहां पे तीन स्फेरिकल शेल होते, 1 2 3, तो आपको लिखना Se1 प्लस Se2 प्लस Se3 प्लस Me12, म्यूचुअल एनर्जी ऑफ 1 2 प्लस म्यूचुअल एनर्जी ऑफ 2 3 प्लस म्यूचुअल एनर्जी ऑफ 1 3। तो ये 6 टर्म लिखने पड़ते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सबकी सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। सेल्फ एनर्जी लिखने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। इनर वाले की के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 2 की जगह 2, रेडियस आउटर के लिए के की जगह के, क्यू की जगह 3Q का होल स्क्वायर अपॉन 2 5R। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब आते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल का बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखना। म्यूचुअल जब भी लिखेंगे तो एक अंदर शेल होगा, एक बाहर शेल होगा। अंदर वाले शेल को हमेशा पॉइंट चार्ज मान लेंगे और बाहर वाले शेल उससे जो भी रेडियस है उतनी दूरी पर है, तो वो पार्टिकल वाली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K(Q1Q2/R। मतलब इस Q को मैं पॉइंट चार्ज मान लिया, तो ये 3Q इससे 5R दूरी पर हो गया। इस Q को पॉइंट चार्ज मान लिया, 3Q कितने दूरी पर होगा? 5R। तो पार्टिकल वाली एनर्जी जो हमने लिखी थी तो हमारे पास आ गया प्लस K(Q)3Q अपॉन 5R। तो दिस इज द थर्ड टर्म। आई होप इट इज क्लियर। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। लेट्स ट्राई, इस सवाल को एक बार प्रैक्टिस करते हैं। एक और केस लेकर, मैंने यहां पर एक और केस ले लिया। मैंने क्या किया, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएगा। तीसरा स्फीयर, इस पे Q चार्ज, रेडियस R, इस पे 3R रेडियस, 2Q चार्ज, इसकी 4R रेडियस, 7Q चार्ज। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो इस वाले का नाम 1 रख दिया मैंने, इसका नाम 2 रख दिया, इसका नाम 3 रख दिया। लेट्स राइट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने की मैं कोशिश करता हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, आपको पता है 6 टर्म। सेल्फ एनर्जी ऑफ द इनर वन, KQ स्क्वेयर बाई 2R। यह है S1। S1 मतलब सेल्फ एनर्जी ऑफ फर्स्ट, प्लस K2Q का होल स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स 3R, S2, प्लस थर्ड वाले की ध्यान से देख लीजिएगा, K
7q का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 4r, ये हो गया S3 प्लस और अब म्यूचुअल लिखनी है, पहले 1 2 की, 1 और 2 की लिखेंगे तो 1 को पॉइंट चार्ज मान लो, 1 पॉइंट चार्ज मान लिया तो 2 वाला 3r दूरी पर है, 1 को पॉइंट चार्ज मान लिया 2 वाला 3r दूरी पर है, तो k q 2q अपॉन 3r, ये हो गया म्यूचुअल 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3, तो 1 को अगर मैंने पॉइंट चार्ज माना तो 3 वाला 4r दूरी पर है, k q 7q अपॉन 4r, ये m 1 3 एंड द लास्ट टर्म जब हमने इसकी बात मानी 1 और 3 2 और 3 की, तो 2 वाले को सेंटर मान लें, 2 वाला सेंटर मान लेंगे तो 3 वाला उससे फिर से 4r दूरी पर है, तो k कितना है उसका चार्ज 2q इंटू 7q अपॉन 4r, तो ये म्यूचुअल 2 3। अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता, ये 6 टर्म लिखने पड़ेंगे, कोई सवाल आए म्यूचुअल एनर्जी लिखने का आप यू कैन इजीली राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज अ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। आई होप इट इज क्लियर आपको कैसे करना है, क्लियर है। व्हाट एल्स दे कैन आस्क, देयर आर 2 अदर थिंग्स जिसकी मैं बात करूंगा, जिसकी मैं बात करने वाला हूं, दूसरी दो चीजों की, उनकी बात करता हूं, ठीक है। हाँ, अगली बात जो है वो पूछेगा कि एनर्जी स्टोर कहां होती है, ये इंटरेस्टिंग कहानी है, एक टर्म है पूछा जाता है तो हमें समझ में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहानी थी, एक आदमी ने कहा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh होती है, ठीक है। तो उसने कहा कि भैया मैंने एक सेब खरीदा और इस सेब को मैंने कहा इससे मुझे 100 कैलोरी एनर्जी मिलने वाली है, मैंने कहा सारा पैसे कमी है, इसी सेब से काम चलाना पड़ेगा, मैंने कहा 500 कैलोरी एनर्जी मिल जाए, तो मैं अपने लिफ्ट से उठा और लिफ्ट से गया और मैं 8वें फ्लोर पे पहुंच गया, मैंने कहा आप सेब खाता हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है mgh, तो अब मुझे 100 कैलोरी प्लस mgh दोनों मिला के मिलेगी और मैं खा जाऊंगा, मैं ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। पर ऐसा होता तो नहीं है कि भैया ऊपर जाके खाओगे तो सेब ज्यादा ताकत दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज हमें लगता था कि पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर की है, सेब की पोटेंशियल एनर्जी mgh जो है वो सेब के अंदर है, कोई जगह नहीं है। ये एनर्जी कहां होती है, ये एनर्जी होती है स्पेस में, फील्ड में एनर्जी होती है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, बट ये एनर्जी फील्ड में होती है, इट्स अ थ्योरी एक्चुअली, तो इट इज अ थ्योरी, तो ये एनर्जी फील्ड में होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई बोले कि इस दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी k q बाई r कहां है, तो हम कहेंगे ये उसकी फील्ड में है, ये उनके इंटरेक्शन की फील्ड में है और कहीं नहीं है। तो इसीलिए हमने जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिस्टम की, वहां वहां उसकी एनर्जी होती है। तो कितनी होती है एनर्जी, तो हमने डिफाइन किया एनर्जी डेंसिटी, जिसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और हमेशा याद रखना कि ये किसी पॉइंट पर डिफाइन है, पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम du बाई dv कहते हैं, du बाई dv, और इसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, du बाई dv इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा सर, क्या होने वाला है इस सवाल में, करूं क्या इस चीज का, तो इस सवाल का समझने की कोशिश करते हैं। अब उसने बोला, ध्यान से देखिएगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा, इसलिए सवाल को समझिएगा। उसने कहा एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये सवाल का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। सॉलिड स्फीयर है, चार्ज q है, रेडियस r है। दो सवाल पूछेगा, सवाल ये, पहले सवाल नंबर 1, इस सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो आंसर है 3/5 kq² बाई r, जो हमने फॉर्मूला लिखा था। फिर सवाल पूछेगा इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। इस सवाल का आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी हर उस जगह है जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी है, तो इसके अंदर भी एनर्जी है और बाहर भी एनर्जी है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। तो अंदर कितनी एनर्जी है ये निकालने का कभी सवाल आए तो आपको करना पड़ेगा du बाई dv इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर का फॉर्मूला पता है आपको, याद होना चाहिए।
तो मैं यूज कर रहा, थोड़ी मैथ्स है, ध्यान से देखिएगा। du by dv is equal to half epsilon naught kqr by r cube, if you remember, ये इसका फॉर्मूला है। और dv की वैल्यू उधर du निकाला हमने, तो हमारे पास हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट kqr by r cube into dv अब थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे तो 4 pi r square dr हो गया। और इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो u की वैल्यू हमारे पास आएगी, सॉल्व करेंगे तो kq स्क्वायर बाई 10r, kq स्क्वायर बाई 10r आएगी। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर कितनी एनर्जी है ये पूछा जाए सॉलिड स्फीयर के तो उसको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। सॉलिड स्फीयर के पास टोटल कितनी एनर्जी है, यू कैन यूज द फॉर्मूला 3/5 kq स्क्वायर बाई r। समझ में आ रहा अंदर? अब पूछे बाहर कितनी है, तो अंदर kq स्क्वायर बाई 10r है, टोटल 3/5 kq स्क्वायर बाई r है। तो बाहर कितनी है तो घटा के निकाल लेंगे, विच कम्स आउट kq स्क्वायर बाई 2r। दोबारा सुन लेना वीडियो को अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग पता नहीं है कि नहीं, इंपॉर्टेंट जरूर है। क्लियर है क्या मेरी बात? याद रखिएगा इस बात को। तीसरे टाइप का सवाल जो इसमें पूछा जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, लेट मी राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये दो जगह पूछा जाएगा, दो जगह पूछा जाएगा। नंबर 1 पूछा जाएगा स्फेरिकल शेल में, स्फेरिकल शेल में, और दूसरा कंडक्टर में। कंडक्टर वैसे आगे आएगा पर मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहीं पे बता देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ध्यान से देखिएगा, अगर एक स्फीयर है प्लस 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 प्लस, क्या हर टुकड़े को रिपेल मार रहा है? क्या हर टुकड़े को रिपेल मार रहा है? भागो यहां से, दूर भागो, दूर भागो, भगा रहा है। तो क्या हर जगह, हर सरफेस के पार्ट पे बाहर की तरफ धक्का लग रहा है? बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, इसका मतलब इट इज एक्सपीरियंसिंग अ काइंड ऑफ प्रेशर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण जो फोर्स लगता है, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर से डिफाइन करते हैं। और ये प्रेशर हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा हूं, मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं, वो आता पोटेंशियल जी के तरीके से ही है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि प्रेशर कितना लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, कितना प्रेशर लग रहा है। अब इस पे सवाल कैसे आएंगे, वो बोलेगा लेफ्ट हाफ राइट हाफ पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो मैंने कहा भैया इसको प्रेशर लग रहा, 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 प्रेशर लग रहा। और ये प्रेशर का जो प्रोजेक्टेड ये प्रेशर है, अल्टीमेटली इस प्रेशर का रिजल्ट इधर की तरफ फोर्स आएगा। तो जब भी प्रेशर के कारण फोर्स निकालना पड़ेगा तो प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया करेंगे। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया अगर मैं देखूं, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं पर समझ लेना, इसका प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, पूरा 2 पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया मल्टीप्लाई मत करना पे, क्योंकि फोर्स तो तिरछा पिछा लग रहा है, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, तो फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। थोड़ा ज्यादा पढ़ाई हो गया पर ठीक है, अपने पास टाइम नहीं है। तो जैसा आपने भी कहा, कई लोगों ने लिखा कि टाइम नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोमेंट। पर ये 3 तरह की बातें जो मैंने बातें सारी बता दी, प्रैक्टिस आप खुद करिए। व्हाटएवर बुक, व्हाटएवर कंटेंट यू हैव विद यू, जस्ट सॉल्व देम एंड सी कि इन बातों से सवाल हो जाना चाहिए, अगर जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं। आई होप इट इज क्लियर। बाय रहेगा, सभी को एंजॉय लाइफ।